everyone. Today we will read chapter 13, My Struggle for an Education. So let's start reading. Be ready. This autographical note is written by Booker T. Washington. ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि वॉशिंगटन द्वारा लिखी गई है. He was an American educator, author, orator and advisor to President of the United States. वो अमेरिकन एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, ओरेटर हैं और एक एडवाइज़र हैं यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट्स को जो एडवाइस देते थे. बिटवीन 1890 एंड 1915 Washington was the dominant leader in the African American community. 1890 से लेके 1915 तक वो जो थे एक लीडर थे अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के. He was from the last generation of black American leaders born into slavery and became the leading voice of the former slaves and their descendants. वो जो हैं वो लास्ट जनरेशन थे ब्लैक अमेरिकन्स के जो एक लीडर बने और जिन्होंने अपने लोगों के लिए काफ़ी आवाज़ें उठाई और उनके लिए काफ़ी रूल्स भी बनवाए और उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में छूट वगैरह भी दिलवाए. So let's start reading the chapter. One day while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन की बात है जब मैं कोयले की खदान में काम कर रहा था तभी मैंने कुछ दो लोगों को बात करते हुए सुन लिया जो कि वो एक स्कूल के बारे में बात कर रहे थे. कलर्ड पीपल, कलर्ड मीन्स कलर्ड जो है पहले के टाइम पे गोरे लोगों को बोला जाता था. तो कलर्ड पीपल के जो स्कूल थे वो वर्जीनिया में थे तो उसके बारे में बात कर रहे थे. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. तो उसने कहा कि पहली बार मुझे इतना बढ़िया किसी स्कूल के बारे में मैंने कॉलेज के बारे में मैंने सुना है जो कि मेरे जो टाउन में जो स्कूल है उससे काफ़ी अच्छा है. As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on the earth. जैसे वो दोनों बातें कर रहे थे और एक स्कूल के बारे में बता रहे थे मुझे लगा है कि इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. Not even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia about which these men were talking. मतलब उसको लगा कि उस वक्त मुझे यहाँ तक कि मुझे इतनी बढ़िया जन्नत भी नहीं लगी होगी, इतना लुभावना जन्नत भी नहीं लगा होगा जितना कि ये जो स्कूल था जो वर्जीनिया में है मुझे वो इतना बढ़िया लग रहा था. आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल और मैंने मन बना लिया कि मैं उस स्कूल में जाऊँगा. ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, यहाँ तक कि मुझे ये आइडिया भी नहीं है कि वो कहाँ है और हाउ मैनी माइल्स अवे और कितना दूर है और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट और मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा. ये सब के बारे में मुझे ख्याल नहीं आया, बस मेरे दिमाग में था तो मुझे बस वहाँ जाना था. आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, वो थी कि मुझे हैम्पटन जाना था. दिस थाट वॉज विथ मी डे एंड नाइट और यही चीज़ मेरे दिमाग में सुबह शाम बस चलती थी. इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर. 1872 के ख़त्म होते होते मैंने वहाँ जाने का मन बना लिया. माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ ग्रेव फियर दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन एन वाइल्ड गूस चेज. तो उसको लगा कि मेरी माँ को लगा कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो ऐसी गलती कर रहा हूँ, फालतू चीज़ के पीछे पड़ा हूँ और वो मुझे इस चीज़ के लिए समझा भी रही थी कि वहाँ जाने के कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं यहीं रहूँ. एट एनी रेट आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट. और काफ़ी कुछ मम्मी को समझाने के बाद मम्मी ने बेमन से मुझे जाने के लिए बोल दिया. आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाय क्लोथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. उसके पास थोड़े से पैसे थे जिससे कि वो कुछ कपड़े खरीद ले और अपना जाने का थोड़ा खर्चा भी कर लेगा. माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड बट ऑफ कोर्स दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील.
उसका जो भाई था जॉन, उसने भी उसके पास जितने पैसे थे थोड़े बहुत जो थे उसने उसको दे दिया। उससे उसका काम तो चल जाएगा लेकिन उसके लिए वो ज़्यादा नहीं था, उसके वो भी कम था। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उसको हैम्पटन जाना था। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैशल एंड कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट। सैशल मीन्स एक तरह से बैग हुआ। तो उसने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा बैग था, वो भी फटा पुराना गंदा सा बैग था, जिसमें कि मैंने अपनी थोड़ी बहुत सामान रख ली और मैं चल दिया। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन एंड दस आर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड। तो उसकी माँ जो थी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और गरीब होने की वजह से उसको लगा कि हो सकता है वो अपनी माँ को ये जब वापस आया तो शायद ना देखे। इसकी वजह से उसका जाने का जो सफ़र था उसमें वो और ज़्यादा दुख हो गया कि इसकी माँ कमज़ोर है, बीमार रहती हैं, तो कहीं वापस आए तो इसकी माँ ख़त्म ना हो जाए। शी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव दो इट ऑल। लेकिन उसको ये भी था कि उसकी माँ भले ही कमज़ोर हैं और थोड़ा बीमार रहती हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, तो वो हर चीज़ का सामना अच्छे से कर लेंगी। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स। माल्डेन से हैम्पटन का जो दूरी थी वो 5 माइल की थी। बाय वॉकिंग, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन कार्स इन सम वे आफ्टर a number of days I reached the city of Richmond, Virginia। तो का थोड़ा दूर चलता, थोड़ा दूर लोगों से सहारा मांग के बैलगाड़ी बैठ जाता, थोड़ा कार पे बैठता, ऐसे ऐसे करके कम से कम कुछ दिनों के बाद वो रिचमंड पहुंचा जो वर्जीनिया में था। अबाउट वेट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। जो रिचमंड जो था वो हैम्पटन से 82 माइल्स की दूरी पर था। व्हेन आई रीच देयर टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, इट वॉज लेट इन द नाइट। जब वो रिचमंड पहुंचा तो वो काफ़ी थका हुआ था, भूखा भी था और उसकी हालत जो थी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी और वो देर रात का वक्त था। I had never been in a large city and this rather added me to my misery। तो वो इससे पहले कहीं बाहर इतने बड़े शहर में नहीं गया था, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा घबरा रहा था और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनजान और डरा हुआ महसूस कर रहा था। When I reached Richmond, I was completely out of money। जब वो रिचमंड पहुंचा तो उसके पास जो पैसे थे वो सारे भी ख़त्म हो चुके थे। I had not a single acquaintance in the place। और यहाँ तक कि उस जगह पे उसका कोई जानने वाला भी नहीं रहता था जिससे कि उसको कोई मदद मिल जाए। And being unused to city ways, I do not know where to go। I asked several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have। Knowing nothing else better to do, I walked the street। अब वो ऐसी जगह पे गया, अब वो सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, इस वजह से तो उसको समझ नहीं आया कि उसको कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। यहाँ तक कि उसने कुछ लोगों से मदद भी मांगी कि मुझे सहारा दे दो रहने का, लेकिन सबने जो है पैसे मांगे और उसके पास पैसे थे ही नहीं, इस वजह से उसको समझ नहीं आया क्या करूँ, तो वो रोड पे ही चलने लगा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। वो चलता गया, फिर भी देर रात में वो इतना ज़्यादा थक गया कि उसको अब चलना नहीं जा रहा था। वो इतना ज़्यादा थका था और भूखा था कि अब वो बिल्कुल इसके अंदर ताकत नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी चले। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड। उसके पास सब कुछ था लेकिन बस वो अपने आप को, अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो थोड़ा बहुत भी चल पाए या फिर अपना सफ़र पूरा कर पाए। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन। और थोड़ा और वक्त हुआ तो अब उसके अंदर बिल्कुल जो थी इसकी ताकत थी ख़त्म हो चुकी थी। आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट वेयर द बोर्ड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड। आई वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स till I was sure that no passer-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing of a pillow. Nearly at night I could hear the tramp of feet over my head। तब वो क्या हुआ कि बीच रात का जो सफ़र था जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग्स बनी रहती थी, अब उसने देखा कि चारों तरफ जो है अब कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही है, तो उसने अपना बैग लिया और वो वहीं पे लेट गया। और
फिर रात ख़त्म होते उसको कुछ पैरों की चलने की आवाज़ आने लगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ सम वॉट रिफ्रेश्ड बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। सुबह हुआ तो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश महसूस किया, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। और फिर वो चला थोड़ा बहुत इधर उधर, उसने देखा तो उसने देखा, चलते चलते उसने देखा कि एक बड़ी सी जहाज थी। इट सीम टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। तो वो जो शिप थी उसमें जो है सामान उतारने का काम चल रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food। तो उसने वो वहाँ के मालिक के पास, कैप्टन के पास गया और उसने बोला कि आप मुझे परमिशन दीजिए तो मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ सामान उठाने में। द कैप्टन, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten। तो उसने वहाँ का कैप्टन जो था बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव का था और काफ़ी दयालु था, तो उसने हामी भर दी और पूरा दिन वो काम करता रहा और उसने कुछ पैसे कमा लिए। फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट किया और वो कहता, वॉशिंगटन जी कहते हैं कि वो ब्रेकफास्ट मुझे आज भी याद है कि वो इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट था, क्योंकि पूरा दिन भूखे, काफ़ी टाइम से भूखे होने के बाद जब उन्होंने उनके पेट में खाना गया तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहे थे। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी दैट आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे। तो उसका काम जो है वहाँ उसके कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो उसके कैप्टन ने कहा कि हाँ तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ काम कर सकते हो। दिस आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू डू। तो और ये चीज़ सुन के उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो अब ये हैम्पटन जाने के लिए उसको पैसे भी यहीं से मिल जाएंगे। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर नंबर ऑफ डेज। काफ़ी दिन तक वो वहीं पे काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई वेजेस देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू माई pay my way to Hampton in order to economize in every way possible. I continued to sleep under the sidewalk। जब उसके पैसे मिलते तो उसने देखा कि खाना के पैसे निकालने के बाद उसके पास कम पैसे बच जाते थे। इसी वजह से उसने कैसे करके वो अपने हिसाब करके अपने खाने का खर्चा कर लेता। बाकी वो सोने होने के लिए कहीं उसने जगह बुक नहीं की, बल्कि वो रोड पे ही सो जाता था। When I had when I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel of his kindness and started again। जब उसके पास हैम्पटन जाने के लिए पैसे हो गए तो उसने उस कैप्टन को थैंक बोला और अपनी जर्नी उसने शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस आई रीच्ड हैम्पटन। अब बिना किसी गड़बड़ी के वो हैम्पटन पहुंच गया। with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education। और उसके पास 50 cents थे जिससे कि वो अपनी पढ़ाई शुरू करता। The first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I undergo। अब जब वो स्कूल पहुंचा तो उसको लगा कि उसकी मेहनत सफल हो गई कि इतना बढ़िया 3 मंजिले का बिल्डिंग उसके सामने मौजूद था। द साइट ऑफ सी टू गिव मी न्यू लाइफ। और ये दृश्य देख के उसको लगा जैसे कि उसको अब एक नई जिंदगी मिल गई है। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर ऑफ फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास। तो जब वो स्कूल पहुंचा तो वो हैम्पटन इंस्टीट्यूट के टीचर के पास गया, एक तरह से प्रिंसिपल के पास गया और उसने कहा कि मतलब ताकि वो इसका किसी क्लास में एडमिशन कर ले। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her। काफ़ी दिन तक बिना खाने के, बिना नहाए, बिना कपड़े चेंज किए उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से वो उस प्रिंसिपल पे कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं दिखा पाया। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student for some time। She did not refuse to admit me, neither did she decide me my favor।
तो उसको एक वक्त पे लगा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो जो है उनको, उसके प्रिंसिपल को लग ही नहीं रहा था कि वो एक स्टूडेंट है। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई काम करने वाला बच्चा है। और इस वजह से उस प्रिंसिपल ने उसको ये बताया, अभी तक बताया ही नहीं कि वो एक, उसको इस स्कूल में एडमिशन मिलेगी भी कि नहीं। I continued to linger about her and to impress her in all the ways I could with my worthiness. In the meantime, I saw her admitting other students, and that added greatly to my discomfort. I felt deep down in my heart that I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. तो उसको वो उससे बात करने लगा कि मतलब बच्चे होते हैं ना, मन गिड़गिड़ाने लगे कि मैम मुझे एडमिशन दे दीजिए, मुझे पढ़ना है। वो सारी से बात करने लगा, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं रही थी। तभी उसने देखा कि जो है वो बाकी बच्चों से काफ़ी प्यार से बात कर रही है, काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। तो भी मन में सोचने लगा कि थोड़ा उसको अजीब लगा। फिर वो मन में सोचने लगा कि अगर मुझे भी ऐसा चांस मिले तो मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ इनके जैसा। आफ्टर सम आवर्स हैड पास द हेड टीचर सेड टू मी, काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद जो उसकी हेड टीचर थी उसने कहा कि बगल में जो रेसिटेशन रूम है उसकी झाड़ू लगाने हैं और उसकी सफाई करनी है। तो ऐसा है, तुम झाड़ू लेके जाओ और उसकी सफाई कर दो। इट अकर टू मी एट वंस दैट दे हेयर वॉज माई चांस। और अंत में उसको लगा कि जैसे कि अब उसको एक मौका मिल गया ताकि वो टीचर को इम्प्रेस कर सके। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। और उसको लगा कि उसको महसूस हुआ कि इससे पहले उससे कभी भी किसी ने भी इतने प्यार से बात नहीं की थी। तो उसको लगा कि अब मुझे चांस मिल गया है तो मैं इसमें अपना कुछ अच्छा कर सकता हूँ। I swept the recitation room 3 times, then I got a dusting cloth and I dusted it 4 times. वो 3 बार उसने वो रूम को साफ किया। उसके बाद उसको एक कप साफ करने वाला कपड़ा मिल गया जिससे उसने चौथी बार उस रूम को साफ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क आई वेंट ओवर 4 times विद माई डस्टिंग क्लोथ। डस्टिंग क्लोथ के साथ उसने सारी चीज़ें 4 बार साफ की। टेबल है, डेस्क है, बेंच है, सारी चीज़ें उसने 4 4 बार सब साफ कर दी। Besides, every piece of furniture had been feeling that in a large measure my future depend upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. जितनी बार वो अच्छे से उसको टेबल साफ करता उसके दिमाग में एक यही चीज़ चल रही थी कि कितना बढ़िया मैं साफ कर सकूं ताकि उस प्रिंसिपल पे मेरा एक अच्छा इम्प्रेशन हो जाए, जिससे कि मुझे इस स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। When I was through, I reported to the head teacher. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. She went into the room and inspected the floor and closed it. जब वो टीचर के पास गया तो वो एक यांकी वुमेन थी और उसको पता था कि कहाँ से गंदगी निकालनी है, जिसकी वजह से वो एक कपड़ा लेकर सारी चीज़ें सस्पेक्ट करने लगी। शी टुक हर हैंकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स एंड ओवर द टेबल्स एंड बेंचेस। उसने अपनी रुमाल अपने बैग से एक अपनी हैंकी ली और वो टेबल रफ करके देखने लगी, बेंचेस टच करके देखने लगी और वो वहाँ पे जो भी लकड़ी पे काम थे वहाँ पे सब पे टच करके देखने लगी ताकि कहीं से कोई गंदगी मिल जाए। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust or any of the furniture, she quite remarked, I guess you will do to enter this institution. तो तो जब उसने सारी चीज़ें चेक कर ली और उसको कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला, मिट्टी के कोई निशान नहीं मिले, तो उसने कहा कि मुझे लगता है तुम यहाँ अच्छे से रह पाओगे और यहाँ अच्छे से पढ़ पाओगे। आई वॉज द वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ। और उस टाइम उसको वॉशिंगटन को लगा कि मुझसे ज़्यादा खुश किस्मत इंसान कोई नहीं है, खुश इंसान कोई नहीं होगा उस वक्त। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। और जिस रूम में वो सफाई कर रहा था वो एक तरह से उसका कॉलेज का एग्जामिनेशन था। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन। और उस वक्त के बाद उसी एग्जामिनेशन रूम में उसने कई एग्ज़ाम्स जो थे वो क्लियर किए थे। बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई हैव एवर पास। उसने सारे एग्ज़ाम्स पास किए थे लेकिन उसको लगा कि सबसे अच्छा एग्ज़ाम जो मैंने पास किया था वो ये था कि मुझे हैम्पटन स्कूल में एडमिशन मिल गई साफ सफाई करके। दिस इज़ योर चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।